सो है आज के बाद वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं जेईई मेन 2024 के बारे में। पूरा एक डिकोड करते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को। और यहाँ पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इस बार के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने परसेंटेज हमको चाहिए क्लास 12 के अंदर एडमिशन लेने के लिए, जेईई मेन से किसके थ्रू एडमिशन होता है, एनआईटी आईआईटी कौन कौन से एग्जाम एक्सेप्ट करता है, कौन सा एग्जाम, और इसके अंदर बेसिक पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, नेगेटिव मार्किंग कहाँ होती है कहाँ नहीं होती, कितने सेक्शन में कौन सी नेगेटिव मार्किंग होती है, सब कुछ जो है सिलेबस के साथ साथ आज की वीडियो के अंदर डिटेल में अपन डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, सिलेबस की वीडियो अपन पहले ही मैं आपको बना चुका हूँ जिसके अंदर जो मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं बीआर के अंदर भी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जरूर जाकर देखना है, मैं उसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, जाकर चेक करना। सिलेबस की अपडेटेड वाली वीडियो ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ, ठीक है ना। खैर मैं आपको मोटा मोटा इसके अंदर एक बार और बता दूंगा। स्टार्ट करते सबसे पहले बिना टाइम खराब किए, सबसे पहले जेईई मेन के अंदर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्टार्टिंग में आपके लिए लिख रखी है, नीचे आते सीधा अपन चलते हैं मेन पॉइंट्स के ऊपर। क्या कहता है यहाँ पर, आपके पास सीधा पर आओगे तो पहला पॉइंट आपको मिलने वाला है इंपॉर्टेंट डेट्स। ये अपन पहले बात कर चुके थे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अगर फर्स्ट वाला अटेम्प्ट देने जा रहे हो जो कि जनवरी के अंदर होने वाला है, अप्लाई करने के लिए 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर लास्ट डेट है। और यहाँ पर एग्जाम जो है वो आपके पास होने वाला है कब, 24 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक के बीच में होने वाला है, राइट। अब जो बीआर का एग्जाम है वो या तो सेशन के स्टार्टिंग में होता है या फिर एंडिंग में होता है, राइट। अब चांसेस है अभी स्टार्टिंग वाला अपन डेट लेके चलते हैं अभी के लिए 24 जनवरी को एग्जाम अगर होगा तो हमारे पास जो दिन अप्रोक्सीमेटली जो है 1 से 1.5 महीने तक हमारे पास बाकी, ठीक है। मतलब कि 2 महीने तक मान सकते हो, ज़्यादा नहीं, हाँ लगभग 2 महीने बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपने नहीं अभी तक अप्लाई किया जरूर अप्लाई कर देना आप, राइट। नेक्स्ट सेशन अगर 2 की बात करते हैं तो उसके लिए 2 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक आपको अप्लाई करने का टाइम दिया जाएगा। आप चाहो तो अभी दोनों अटेम्प्ट के लिए साथ में भी अप्लाई कर सकते हो या फिर बाद में भी सेकंड वाले अटेम्प्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, अपनी मर्जी के अनुसार है। पर लेकिन अगर दोनों के लिए अभी से अप्लाई करते हो तो बेस्ट है, बाद में अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, राइट। और ये मुझे एग्जाम होने वाला है 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक होने वाला है सेकंड वाला अटेम्प्ट। और सेकंड वाला अटेम्प्ट जनरली देखा गया है एंडिंग वाले डेट के टाइम होता है, मतलब सेशन के एंडिंग में होता है सेकंड वाला अटेम्प्ट जो होता है। आर्किटेक्चर की स्पेशली बात करता हूँ तो मतलब 15 अप्रैल को मान सकते हैं एग्जाम, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास हम पहले अटेम्प्ट के ऊपर पूरा फोकस आप करेंगे, सेकंड वाले अटेम्प्ट को अभी के लिए ध्यान नहीं रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम जो है कितने घंटे होने वाला है, 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है हमारे पास। चाहे पेपर नंबर 1 दे रहे हो, पेपर नंबर 2 बीआर का दे रहे हो या फिर पेपर नंबर 2 बी प्लानिंग का दे रहे हो, आपके पास 3 घंटे मिलेंगे। अगर आप बीआर को बी प्लानिंग, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो दोनों एग्जाम देते हैं, अगर आप दोनों एग्जाम दे रहे हो तो आपको कितने 3.5 घंटे दिए जाएंगे, 3 घंटे 30 मिनट्स, ठीक है ना। दोनों एग्जाम देते तो हमको 3.5 घंटे मिलते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 2 शिफ्ट होने वाली 9 AM से लेकर 12 PM, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट 3 PM से लेकर 6 PM, किसी भी शिफ्ट के अंदर हमारा जो एग्जाम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, अगर आप फीस वगैरह पे करने के लिए आपको कौन से डेबिट कार्ड वगैरह कितने क्या यूज़ कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, मास्टर वीज़ा का कार्ड एक्सेप्ट मास्टर और वीज़ा, इनके अलावा बाकी आप जो भी एक्सेप्ट कर सकते हो, नेट बैंकिंग यहाँ पर चल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आपके पास बोला गया है जो जनरल कैटेगरी मेल फीमेल के लिए कितनी फीस है। सेंटर्स इन इंडिया 1000 रुपीज़, 800 रुपीज़ मेल फीमेल की फीस, इंडिया और आउट ऑफ इंडिया के लिए 5000 4000। ऐसे बीआर को बी प्लानिंग के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो 900 और 800 और 500 रुपये दिया जाएगा, राइट। SC ST अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग फीस है। और अगर आप तीनों अटेम्प्ट एक साथ देना चाहते हो, फिर आप कोई भी 2 अटेम्प्ट के लिए फीस भर रहे हो, पेपर नंबर 1 और पेपर 2 बीआर को और बीटेक वाला देना चाहते हो, या फिर आप बीआर को बी प्लानिंग देना चाहते हो या फिर बीआर को बी प्लानिंग देना चाहते हो, कोई भी 2 पेपर कॉम्बिनेशन, कोई भी 3, तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्या है बहुत सारी यहाँ पर जो है प्राइस, यहाँ पर क्या है फीस लिख रही है, कहने का मतलब ये। आगे बढ़ते हैं, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, नो करेक्शन विल बी परमिटेड वंस द एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड। सही बात है, बाद में करेक्शन करने की जो गुंजाइश ना हो। बहुत सारे जो कमेंट हमेशा आते हैं हर साल की भी, मेरे पास कभी कास्ट के अंदर कुछ गलत मैंने फिल कर दिया, फिर मैंने कभी स्पेलिंग में या फिर डेट ऑफ बर्थ में गलत हो गया, मेरे गलत हो गया, तो प्लीज़ ध्यान रखना फॉर्म फिल करते समय अगर आपने अभी तक नहीं फिल किया है तो प्लीज़ ध्यान रखना गलत फिल मत करना, हर चीज़ सही देकर फिल करना, बाद में फॉर्म वापस करेक्शन के लिए ओपन हो ना हो कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पर तो साफ मना कर रखा है, ठीक है ना। और यहाँ पर जीएसटी इंक्लूड कर दिया कि ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा भी फॉर 1 सेशन बोथ द सेशन, आप चाहो तो भी एक सेशन के एक साथ अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप दोनों सेशन के लिए साथ में भी अप्लाई कर सकते हो, अपनी अपनी मर्जी के अनुसार है, ठीक है ना। ओके, आगे बात, अगर आप अलग से अप्लाई करोगे सेशन नंबर 2 के लिए तो फिर से आपको जो है लॉगिन करके अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ बता रखी है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैंडिडेट विल बी अलाउड टू फिल मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते हो, नहीं तो वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है कैंसिल हो जाएंगे जो आप बाद में फिल करोगे, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, जेईई मेन की आप ऑनलाइन वेबसाइट दे रही है, इस वेबसाइट के थ्रू आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, अगर आपने नहीं फिल किया और ध्यान रखना है क्या क्या आपको चाहिए वो बता रहे कि आपको जो चीज़ें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी है, पैन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड, जो भी आप चीज़ें यूज़ करने वाले हो, या फिर आपकी जो कैंडिडेट्स आर रजिस्टर्ड थ्रू डिजी लॉकर ABC ID, यहाँ पर डिजी लॉकर के अंदर या फिर आप ABC ID भी यहाँ पर अपने पास बना सकते हो, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ABC ID का भी दौर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। वेबसाइट का नाम आपको दे रखा है, आप फुल नेम दे रखा है, वो सब क्लास 12 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन के अंदर आपको जो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप क्लास 12 10th की आपको एग्जामिनेशन मार्कशीट अपलोड करनी पड़ती है, ठीक है ना, वो यहाँ पर बता रखा है। बाकी बता रखा है प्लीज नोट द ऑथेंटिकेशन थ्रू नॉन आधार कार्ड कैंडिडेट, मतलब ऐसा कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो नॉन आधार वाले ऑप्शन होते हैं, जो कैंडिडेट ऑप्शन चूज करते हैं नॉन आधार, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए आपको एग्जाम सेंटर में 1 घंटा पहले जाना पड़ता है फॉर बायोमेट्रिक, आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है अगर आप नॉन आधार वाले कैंडिडेट्स हो तो। वैसे आधार कार्ड सबके पास होता ही है।
तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बाकी हम बढ़ते हैं आगे। बाकी जो आप फोटो वगैरह अपलोड करोगे, सिग्नेचर अपलोड करोगे, तो फाइल की साइज वगैरह क्या होनी चाहिए वो आपको यहाँ पर बता रखा है। खैर मोस्टली फॉर्म वगैरह फिल कर दिया होगा अब तक, लगभग 10 दिन अभी और बचे, आप चाहो तो फिल कर सकते हो अगर आप नहीं किया हो, ठीक है। आगे बढ़ते थे, पेमेंट के बारे में बात कर रहे कि है मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे कितना कुछ काम करने लिखा है। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज और डिस्प्ले कैंडिडेट विल बेस्ड ऑन परमानेंट करस्पॉन्डिंग एड्रेस। आपके पास जो एग्जामिनेशन सिटीज, आप जो परमानेंट और करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपने फिल किया होगा या फिर करोगे, उसके हिसाब से आपको एग्जामिनेशन सिटीज अलॉट की जाएगी। तो हर चीज़ का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बता रखा है देखो, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी फॉलोइंग आइटम विद एग्जामिनेशन। आपको एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या साथ में लेके जाना वो बता रखा है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट देखो, पहले बता रखा है एडमिट कार्ड जब आएगा तो एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही है हमारे पास, वेबसाइट से आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपको लिया है सेल्फ डिक्लेरेशन, एक सेल्फ डिक्लेरेशन का अंडरटेकिंग डाउनलोड है। अभी यहाँ पर जब आप इसी में नीचे होगा ना, तो आपको नीचे अपेंडिक्स नाम से या फिर जो है एनेक्चर नाम से एक बहुत सारे सर्टिफिकेट की फॉर्मेट दिए हुए हैं, वहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट भी दिया हुआ है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट उसको फिल करके इसको कहते हैं अंडरटेकिंग, तो वो साइन करके खुद के आपको ले जाने पड़ेगा साथ में एग्जाम, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आपको सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट रफ वगैरह सॉल्व करने के लिए पेंसिल पेन आपको ले जाना पड़ेगा, और एडिशनल फोटोग्राफ भी ले जाना, ताकि वो एग्जामिनेशन के आपके अटेंडेंस के लिए पेस्ट करना पड़ता है, तो एडिशनल एक फोटोग्राफ भी ले जाना पड़ेगा आपको। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, पानी वगैरह चाहिए तो या फिर कुछ खाने पीने का चाहिए, तो ये सब चीज़ें। बाकी इसमें एक और चीज़ नहीं लिखी है, आई थिंक वो होनी चाहिए, वो हमारे पास है फोटो आईडी। आपको जो है ना प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ, मतलब जो आपको आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जहाँ पर आपको ओरिजिनल फोटो लगी हो और साथ में गवर्नमेंट इशूड जो आईडी प्रूफ होते हैं वो आपको साथ में लेकर जाना है, राइट। एक जो है वेरिफिकेशन के लिए पास काम आने वाला है, तो ये आपको चीज़ें साथ में रखनी है ध्यान में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसमें जानना कि बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि रफ कार्य रफ सॉल्व करने के लिए कुछ पेपर या कुछ लेके जाना है जिसके अंदर रफ चीज़ें सॉल्व कर सके, तो ऐसा कुछ नहीं है। रफ सॉल्व करने के लिए आपको पेपर वगैरह सब कुछ वहाँ से मिलता है, रफ पेपर वगैरह तो आपको सब कुछ दिया जाएगा वहाँ, जितने भी चाहो आप ले सकते हो। एक और चीज़, अगर आप हम स्पेशल आर्किटेक्चर की बात करें तो हमारे पास ड्राइंग भी होती है। ड्राइंग के लिए क्या है, इसमें तो ड्राइंग के लिए लिखा नहीं है पेंसिल पेन वगैरह सब, तो वो सब आपको लेकर जाना है, इसमें लिखा नहीं है, इसमें तो मोटा मोटा लिख दिया है। अगर आप आर्किटेक्चर का एग्जाम देने जा रहे हो, पेपर नंबर 2A तो उसके अंदर आपको ड्राइंग के लिए स्केच कलर, पेन पेंसिल जो भी आपको कलर वगैरह चाहिए, जो भी आप कलर लेना चाहते हो, चाहे वो मोम कलर हो गए या फिर चाहे कोई से पेंसिल कलर हो गए, जो वो सब कलर भी आपको लेकर जाने हैं, ठीक है ना। ये हमको याद रखना है, वो इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी आपको जो है नॉट अलाउड या फिर ज्योमेट्री बॉक्स पेंसिल वगैरह वो सब तो लेके जाने ही पर, लेकिन साथ साथ के अंदर आपको आप कैलकुलेटर वगैरह वो सब चीज़ें नहीं लेके जा सकते हो, वो सब लिखा हुआ है। बाकी नेक्स्ट आते इंट्रोडक्शन के एनटीए क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। जेईई मेन वगैरह क्या है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जेईई मेन के अंदर पेपर नंबर 1 बी बीटेक कहते हैं, पेपर नंबर 2 बीआर को बी प्लानिंग के लिए होता है, वो ये सब चीज़ें हैं। ये देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी, येलो बॉक्सेस के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई इन लोगों ने। जेईई मेन के अंदर पास फर्स्ट सेशन जो ऑलरेडी पता है हमको 24 जनवरी से लेकर हमारे पास जो है 1 फरवरी तक होने वाला है। सेशन नंबर 2 जो है 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक होने वाला है। और यहाँ पर एक और चीज बताई गई, देखो पेपर नंबर 2A बीआर एंड पेपर नंबर 2B बी प्लानिंग जो है ऑल्सो बीइंग हेल्ड ट्वाइस अ ईयर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि अब फर्स्ट अटेम्प्ट ही होगा बीआर के लिए, क्या सेकंड अटेम्प्ट ही होगा बीआर के लिए, एक ही होगा? नहीं, जब बीटेक का पेपर है फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट, तो यहाँ पर बीआर के लिए भी दोनों अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाकी कुछ पैटर्न अगर वही रहने वाला है। और आपको यहाँ पर बोल रहा है कि अलग अलग सेक्शंस के अंदर कुछ कुछ चॉइसेस मिलेंगे बिकॉज ऑफ डिफरेंट बोर्ड के अकॉर्डिंग। अलग अलग बोर्ड के अलग अलग सिलेबस रिडक्शन हो गया है, किसी स्टेट बोर्ड ने कितना सिलेबस रिड्यूस किया है, किसी ने सीबीएसई ने कितना रिड्यूस किया है, तो अलग अलग रिडक्शन के हिसाब से अलग अलग बोर्ड के हिसाब से आपको चॉइसेस दी जाएगी। जो भी आपने बोर्ड सेलेक्ट किया उसके हिसाब से आपको पेपर नंबर पार्ट 1, अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूँ तो आर्किटेक्चर के अंदर पार्ट 1 है मैथमेटिक्स का, उसके अंदर आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको बोर्ड के अनुसार, क्या का आपको जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है उसका अकॉर्डिंग, तो आपको उस सिलेबस सेक्शन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये आपको मिलेगा। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चन पैटर्न तो वही रहने वाला, आपको चॉइसेस मिलेंगे बस, ठीक है ना। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो वो सेम ही रहेंगे, जितने उसमें है जितने उसमें, जितने 30 क्वेश्चन उसको मिलेंगे तो 30 क्वेश्चन उसको मिलेंगे। 25 अटेम्प्ट करने 25 अटेम्प्ट करने, ठीक है ना। एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर एग्जामिनेशन स्कीम लिखा हुआ है, यहाँ पर कुल मिलाकर जो है यहाँ पर जो 13-14 लैंग्वेज के अंदर एग्जाम होने वाला है जेईई मेंस का। बाकी इंग्लिश और अलग अलग लैंग्वेज में एग्जाम होने वाला है। बाकी देख लेते हैं आप लोग बी बीटेक के बारे में लिखा है, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री कोई दे रहा है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन आते हैं हर एक सेक्शन के अंदर। और ऑनलाइन एग्जाम होता है सीबीटी पूरा। पेपर नंबर 1 बी बीटेक, पेपर नंबर 2 बीआर की अगर बात करते हैं मैथमेटिक्स का सेक्शन होता है वो हमारे पास सीबीटी ऑनलाइन मोड के अंदर होता है। बाकी एप्टीट्यूड टेस्ट भी ऑनलाइन होता है सीबीटी, यहाँ पर आपके पास एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। बाकी अगर ड्राइंग की बात करते हैं नंबर 3 तो हमारे पास क्या ऑफलाइन होता है, मतलब कि आपको एक A4 साइज की शीट दी जाती है, 2 शीट, उसके ऊपर आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, जो कि ऑफलाइन आपको सॉल्व करके वापस एग्जामिनर को वापस देनी होती है, इन्विजिलेटर को। बी प्लानिंग की बात करें, बी प्लानिंग के अंदर मैथमेटिक्स का पोर्शन तो सेम रहता है जो कि आपस बीआर का ही था। बाकी एप्टीट्यूड भी सेम ही रहता है। बाकी यहाँ पर नंबर 3 पार्ट जो आता है बी प्लानिंग वाले बेस्ट क्वेश्चन आता है, जी की जनरल नॉलेज प्लानिंग वाले क्वेश्चन, वो भी आपके पास ऑनलाइन एमसीक्यू हो जाते हैं, तो यहाँ पर ऑफलाइन का कुछ काम नहीं है, राइट। पेपर पैटर्न एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ बी बीटेक के अंदर, तो वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के अंदर 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने होते हैं, कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन आते हैं। और सेक्शन नंबर बी जो होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, इसके अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर से 5 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। ये सबको पेपर पैटर्न पता ही होगा, वैसे मैं ऑलरेडी पहले बात कर चुका था।
स्पेशली अगर BR की अगर बात करूं, अच्छा यहाँ ध्यान रखना कि पेपर नंबर हर एक सेक्शन के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। आप चाहे MCQ हो चाहे न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन हो, दोनों MCQ और NAT दोनों के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी, पेपर नंबर 1 हो चाहे 2 हो। अब मैं डायरेक्टली 2 की अगर बात करूं तो यहाँ पर लिखा हुआ भी देखो 2 के अंदर, ये यहाँ पर लिखा है देखो, पेपर नंबर 2 भी BR मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड एंड यहाँ पर जो है ड्राइंग वाला पार्ट होने वाला है। देखो मैथमेटिक्स के अंदर कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन सेक्शन ए मतलब MCQ के अंदर 20 क्वेश्चन है, एंड सेक्शन बी मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, उसके अंदर 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन के अंदर हमको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं न्यूमेरिकल के अंदर, बाकी 5 छोड़ने पड़ते हैं, ठीक है ना। कोई बोलता है मैं क्या 10 के 10 अटेम्प्ट कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता। आप जब 5 अटेम्प्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम जो बंद हो जाएगा, मतलब बंद का मतलब 5 से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे आप। अगर आपको 5 के अलावा कोई दूसरा अटेम्प्ट करने तो आपको पहले को आंसर करना पड़ेगा, पहले को आंसर फिर वापस हटाना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा आंसर लगाना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक मतलब सिस्टम ऐसा सेट है कि आप 10 में से 5 अटेम्प्ट कर पाओगे, छठा वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, हम 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ज़्यादा मार्क्स नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कुल मिलाकर 100 मार्क्स का हमारे पास हो गया मैथमेटिक्स। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सही करने के ऊपर +4 और गलत करने पे -1, ठीक है ना। एप्टीट्यूड के अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर सेम 50 क्वेश्चन सबके सब MCQ होंगे, यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल आंसर टाइप नहीं होता। 200 मार्क्स का आपके पास एग्जाम टोटल सेक्शन होगा। एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग की बात करते हैं, कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का, 100 मार्क्स का यहाँ पर ड्राइंग होगी, कुल मिलाकर 400 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम हो गया। कौन सा? आर्किटेक्चर का, ठीक है ना। लिखा भी देखो सही करने +4 वगैरह वो सब। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर बोथ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। MCQ और NAT, MCQ और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन दोनों के लिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। मैं आपको पहले बता दूँ, याद रखना हमको दोनों के लिए नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, इसलिए हमको दोनों के अंदर ध्यान से रहना। और कितनी नेगेटिव मार्किंग बता देता हूँ मैं आपको। देखो चाहे MCQ हो, MCQ के अंदर सही करने के ऊपर +4, देखो MCQ में सही करने पे +4 और गलत करने पे -1, और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया अनमार्क तो यहाँ पर क्या 0 मार्क्स, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर भी ध्यान रखना कि सही करने के ऊपर +4 और गलत करने के ऊपर -1, वह ध्यान रखना। न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो चाहे MCQ हो, गलत करने के ऊपर -1 होगा तो न्यूमेरिकल के अंदर तो हमको खुद वैल्यू फिल करनी पड़ती है। तो जब तक आपके क्वेश्चन सही ना निकले ना आंसर, तब तक वैल्यू फिल मत करना। जो एकदम कॉन्फिडेंस होना कि हाँ ये मुझे सॉल्व किया, जो वैल्यू आई न्यूमेरिकल आंसर जो डिजिट आया वही डिजिट सॉल्व लिखना वहाँ पर, पूरा कॉन्फिडेंस हो, नहीं तो गलत हो गया तो फिर -1 हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। इसलिए न्यूमेरिकल के आंसर की बढ़िया से प्रैक्टिस हमको करनी है, याद रखना, ठीक है ना। ड्राइंग टेस्ट की बात करें, ड्राइंग टेस्ट के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसके अंदर तो 100 में से आपको जो है इन्विजिलेटर आपको मार्क्स देकर ड्राइंग देकर मार्क्स दे देगा, ठीक है ना। ठीक है, बाकी अगर कोई मेरिट कैसे डिटरमाइन करते हैं और रिजल्टिंग अगर कोई किसी के सेम टू सेम अगर नंबर आ गया तो उसको कैसे करेंगे, उसमें पहले मैथमेटिक्स के मार्क्स देखेंगे, फिर एप्टीट्यूड के देखेंगे, उसके बाद ड्राइंग के मार्क्स देखेंगे, तो वो अलग अलग चीज़ें क्राइटेरिया है। बाकी प्लानिंग के लिए भी सेक्शन 1 सेक्शन 2 तो सेम ही रहेगा। सेक्शन नंबर 3 जो होगा प्लानिंग का वो हमारे पास होगा कौन सा, बी प्लानिंग का, उसके अंदर आपके पास 25 क्वेश्चन होंगे। प्लानिंग के अंदर 25 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो गया तो हमारे पास कितने 100 मार्क्स का हो गया बी प्लानिंग का जो हमारे पास पेपर होगा, ठीक है ना। टोटल 105 क्वेश्चन होंगे और 400 मार्क्स का होगा बी प्लानिंग का, ठीक है। बी प्लानिंग के अंदर सेक्शन नंबर ए और बी दोनों के अंदर नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है, राइट। करेक्ट इंटीजर वैल्यू आपको फिल करनी है, याद रखना, ठीक है ना। बाकी अपन आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ ये सब कुछ चीज़ें लिखी हुई है। बाकी लिखा हुआ आपके पास टाइम टेबल, मतलब अगर वो बता रहा है, पहले अपन बात कर चुके थे 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है। और PW अगर कोई PWD कैंडिडेट है तो उसके यहाँ पर क्या है, टोटल 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है, 4 घंटे का एग्जाम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। PW कैंडिडेट 20 मिनट्स फॉर 1 आवर एग्जामिनेशन, मतलब 1 घंटे के लिए 20 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे PWD को। अगर 3 घंटे एग्जाम हो तो 20 तो 1 घंटा उसका एक्स्ट्रा, कुल मिला के 4 घंटे हो गए PWD के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर पेपर 2A BR की अगर बात करें तो 3 घंटे हो गया, वही 4 घंटे हो गया। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि साथ में एग्जाम देता है BR को बी प्लानिंग, तो उसको 3.5 घंटे तो पहले मिल ही रहे थे, प्लस उसके बाद अगर कोई PWD उसके अंदर कोई PWD तो उसको फिर 1 घंटा एक्स्ट्रा हो गया, कितने 4 घंटे 4.5 घंटे हो गए। लेकिन 4.5 घंटे ना देगा उसको 4 घंटे 10 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। उसका चाहिए क्योंकि 1 घंटे का 10 मिनट, 1 घंटे के हिसाब से 20 मिनट एक्स्ट्रा देना, तो आधा घंटा अगर बढ़ा तो उसके 10 मिनट एक्स्ट्रा बढ़े, तो 4 घंटे 10 मिनट उसको मिलने वाले, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सिलेबस एग्जामिनेशन। सिलेबस के बारे में ऑलरेडी बताता हूं आपको, मैंने वीडियो बना रही कि सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस जो अपडेट हुआ था वो उसकी मैंने वीडियो आपको लिंक डाल रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाकर चेक करना सिलेबस वाली वीडियो। इस वाली वीडियो के बाद फिर अगर मोटा मोटा बताऊं तो मैंने इस वाली PDF को एक्सप्लेन किया यहाँ पर, इस वाली वीडियो देखो सिलेबस लिखा हुआ है। सिलेबस जो अभी के लिए सिलेबस है वो मैंने इस वाली वीडियो को एक्सप्लेन कर दिया था, मैंने लिखा हुआ भी है। जो यहाँ पर मैंने ब्लू कलर में लिखे हुए टेक्स्ट देखो, जो टेक्स्ट मैंने ब्लू कलर में लिखे हुए हैं ना, वो सारे टेक्स्ट यहाँ पर रिमूव हो चुके हैं, जो भी ध्यान रखना, ठीक है। सबके सब ब्लू वाले यहाँ पर रिमूव हो चुके हैं। तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स के अंदर क्या क्या रिमूव हो चुका है, ये सब ने ब्लू वाले सबके सब टॉपिक्स रिमूव हो चुके हैं, ब्लैक वाले यहाँ पर हमारे पास सिलेबस में है। तो मैंने इस वाली वीडियो को बनाकर एक्सप्लेन कर दिया उसके अंदर, इस वीडियो को जरूर मैंने लिंक जाकर नीचे दे रखा है, जाकर चेक कर लेना वीडियो के अंदर, ठीक है ना। बाकी एप्टीट्यूड के अंदर तो जो सिलेबस था वही है पहले जो था, जो भी चीज़ें थी, चाहे वो अवेयरनेस ऑफ बिल्डिंग पर बिल्डिंग मटेरियल है, चाहे वो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर है, चाहे वो जितनी फेमस बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है ना, मैच द फॉलोइंग वगैरह, एनालिटिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस है, तो वो सब तो यहाँ पर रहने वाले ही हैं, ठीक है। 3 डायमेंशनल परसेप्शन, 2 डायमेंशनल परसेप्शन, 2D 3D के अंदर ऑब्जर्वेशन विजुअलाइजेशन वाले क्वेश्चन वो सब यहाँ पर रहने वाले हैं। ड्राइंग टेस्ट के अंदर जो पहले था वही है, स्केचिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, बस कंपोजिशन वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और पोर्ट्रेट वाले क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं, और मेमोरी बेस्ड वाले ड्राइंग वाले क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं, डिकोडिंग वाले क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा भी क्या लेके जाना, कैंडिडेट्स एडवाइज टू ब्रिंग
पेंसिल्स ऑन ज्योमेट्री सेट बॉक्स, कलर्स वगैरह, क्रेयॉन्स कलर, पेंसिल कलर, जो भी आपको कलर लेना चाहते हो वो सब आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी आपको ड्राइंग के लिए ड्राइंग शीट जो शीट एग्जाम से दी जाएगी। ये सब कुछ यहाँ पर सेंटर हम बात कर चुके थे, सिलेबस वाली वीडियो के अंदर जरूर जाकर चेक कर लेना, ठीक है ना। नीचे लिंक दे रखा है मैंने आपको। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन। यहाँ पर बात करते हैं कौन सा एग्जाम जो है, कौन से स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। जानना जो जिसने एग्जाम 2022 के अंदर दिया हो, 2022 में, जिसने 2023 में लास्ट ईयर और बिफोर लास्ट ईयर, और जो आने वाला एग्जाम दे रहा हो 2024 के अंदर, ये 3 तरह के स्टूडेंट्स एलिजिबल हो सकते हैं। बिकॉज जेई का रूल होता है, जेई मेंस 3 साल आप लगातार कंसेक्यूटिव ईयर में दे सकते हो। 2022 मतलब 3 साल लगातार आप दे सकते हो एग्जाम। 12th जो भी आपने 12th अगर आप बिफोर लास्ट ईयर दे दिया, फिर लास्ट ईयर दिया, या फिर अभी जो देने वाले हो, तो अभी वाले स्टूडेंट्स इसलिए एलिजिबल होंगे। 3 साल आप लगातार एग्जाम दे सकते हो। 3 चांस आपको मिलते हैं जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए आपको 2 चांस ही मिलते हैं, याद रखना, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम यहाँ पर एलिजिबल है, यहाँ पर क्लास 12 के एग्जामिनेशन के साथ साथ यहाँ पर कोई दूसरे बोर्ड वाले एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर एग्जामिनेशन लिस्ट दे रखी है, कौन कौन से एग्जामिनेशन आपने दिया है। इंटरमीडिएट 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी के अंदर है, कोई फाइनल एग्जामिनेशन 2 ईयर कोर्स है, किसी का सीनियर सेकेंडरी, मेरे पास अलग अलग सीबीएसई का एग्जाम है, किसी का कोई स्टेट बोर्ड है, कोई डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड, यहाँ पर 3 ईयर ड्यूरेशन डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी एग्जाम के अंदर बैठ सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ें, क्योंकि ये है कि जेई का एग्जाम बाकी सारे कोचिंग, बाकी सारे अलग अलग कॉलेज एक्सेप्ट करते हैं, और अलग अलग कॉलेज का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, तो अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा, याद रखना। इन्होंने ये नहीं बोला कि ये सबके सब एग्जाम सबके सब कॉलेज वाले ले लेंगे, नहीं, इन्होंने बोला है कि जिस कॉलेज के अंदर जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपको देना पड़ेगा। इन्होंने तो लिस्ट लिखी है बस, ठीक है ना। नेक्स्ट आप बात करते हैं, बाकी लिखा हुआ है ईयर ऑफ अपीयरेंस हम बात कर चुके हैं, जिसने 2022 के अंदर एग्जाम दिया हो, जिसने 2023 में एग्जाम दिया हो, जो 2024 के अंदर एग्जाम देने वाला हो क्लास 12 के अंदर, तो यहाँ पर अपीयर हो सकता है। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी मतलब होता है जहाँ से आपने क्लास 12 की है, आपने क्लास 12 अगर राजस्थान से की है, आपने क्लास 12 अगर महाराष्ट्र से की, आपने क्लास 12 अगर तमिलनाडु से की, तो वो आपको स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जहाँ से आपको क्लास 12 करते हो, तो वो इसने लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 5 जो कि रिजर्वेशन लिखा हुआ है। जनरल ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 10% रहता है, ये हमारे नॉलेज के लिए हमको पता होना चाहिए, हमारे एग्जाम से इससे कोई काम नहीं है। ओबीसी एनसी वालों को 27% होता है, बाकी अगर एससी के अंदर 15% रिजर्वेशन होता है, एसटी के लिए 7.5% होता है, और पीडब्ल्यू के लिए 5% होता है। बाकी बचा हुआ किसके लिए, जनरल ओपन वालों के लिए, बाकी बहुत कुछ बचा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या नाम वाला है, जो कि पीडब्ल्यूडी के लिए कुछ बताया गया है, बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 बोला है कि चॉइस ऑफ सिटीज चॉइसेस में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। आपके जो भी आप करस्पॉन्डिंग एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस भरोगे, उसके हिसाब से आपको सिटीज़ को दिया जाएगा। बाकी आप चॉइसेस के लिए आपको सिटी जो फिल करनी है, तो वो सब लिखा हुआ भी देखो, सिटीज विल बी लिमिटेड टू स्टेट ऑफ परमानेंट एड्रेस एंड स्टेट ऑफ प्रेजेंट एड्रेस ओनली। तो आपके एड्रेस के हिसाब से आपको सिटी का एग्जामिनेशन सिटी कंफर्म की जाएगी। तो याद रखना, आप जहाँ पर हो, जहाँ से कन्वीनियंस हो जाने के लिए आसपास हो, तो वही आपको फिल करना है, याद रखना, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, ये इन टेबल बना के दे रखा है, जब आप फॉर्म फिल करोगे, आपने कर दिया होगा, तो ये कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करनी है और कैसे कि आपको भरने हैं। तो रूल्स यहाँ रेगुलेशंस दे रखे हैं, इनको अपन स्किप करते हुए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आते हैं एडमिट कार्ड जब भी आएगा आपको इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा, यहाँ से डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको क्या एग्जाम के अंदर जाकर एडमिट कार्ड भी लेकर जाना है, इन्होंने वो चीज़ बता रखी। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद इन्होंने बोला शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। शेड्यूल के अंदर वापस वही चीज़ आ रही है, 3 घंटे का एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, वो सब चीज़ें हैं, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आपको एग्जाम से पहले 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर के बाहर पहुंच जाना है, 2 घंटे पहले तो मत जाना है, 1 घंटे पहले चले जाना, बहुत है, 2 घंटे पहले जाके कोई आएगा नहीं, 2 घंटे पहले चले जाना। बाकी तो वही सब चीज़ें, बाकी फालतू चीज़ें नहीं लेके जानी है, और ध्यान रखना है रूल्स एंड रेगुलेशंस का ना, जो चीज़ों को फॉलो करनी है, गाइडलाइंस को, वो सब चीज़ें हैं। बाकी ऐसा कुछ कोविड वगैरह का तो सीन नहीं है, तो ऐसा कुछ मास्क वगैरह तो सीन है नहीं ज़्यादा, ठीक है। बस इसके साथ बढ़ते हैं आगे, और यहाँ सब चीज़ें बताई जाए। रफ पर देखो, रफ पर करने के लिए आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे रफ पर करने के लिए आपको जो है पेन पेपर वगैरह वो सब चीज़ें आपको शीट वगैरह दी जाएगी वहाँ से, तो आपको कुछ साथ में नहीं लेके जाना रफ के लिए। बाकी आप पेन पेंसिल वगैरह वो सब लेके जाना है, शीट आपको साथ में दी जाएगी रफ के लिए, तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है ना। बाकी अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस वगैरह, वो देखो ब्रीच ऑफ एग्जामिनेशन रूल, अगर आप कोई फालतू कोई दिक्कत वाली बात हो जाती है, अनफेयर मीन्स कोई सब गलत चीज़ एक्शन हो जाती है, तो उसके लिए जो है एंटी जो है वो आपको कैंसिल कर सकता है। तो ध्यान रखना कि आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है और एकदम अच्छे बच्चे की तरह जाकर एग्जाम देकर आ जाना है, कुछ साथ में नहीं ले जाना है गलत चीज़ें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, पनिशमेंट ऑफ, देखो आगे पनिशमेंट दी जाएगी। देखो आप 3 साल तक आपको जो बैन कर सकते हो, 3 साल एग्जाम नहीं दे पाओगे अगर आपको ऐसी चीज़ों के अंदर फंस जाते हो, इसलिए ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। 3 साल के लिए पूरा हमारा करियर बर्बाद हो सकता है, ठीक है। कैंसिलेशन रिजल्ट वगैरह वो सब चीज़ यहाँ पर दे रखी है। डिस्प्ले ऑफ आंसर की अगर जो भी आएगी आपको मिल जाएगा। अब आता है क्या चीज़ यहाँ पर जो है स्कोर के बता रखा है, पर किस हिसाब से स्कोर लिया जाएगा। 2 अटेम्प्ट होंगे हमारे, दोनों अटेम्प्ट के अंदर जो बेस्ट वाला स्कोर वो लिया जाएगा, जिसके अंदर जनवरी के अंदर और अप्रैल के अंदर जो अटेम्प्ट के अंदर आपको बेस्ट स्कोर आएगा उस स्कोर को फाइनल लिया जाएगा। दोनों अटेम्प्ट को कोई एवरेज वगैरह नहीं निकाला जाएगा, इस चीज़ को क्लियर कर दो आपको। जिसका अटेम्प्ट के अंदर ज़्यादा होगा वो आपके पास लिया जाएगा स्कोर, तो याद रखना, ठीक है ना। ये लिखा भी देखो, द बेस्ट ऑफ 2 NTA स्कोर टोटल विल बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ क्रेडिट इन द बोर्ड सेशन।
अगर आपने एक के अंदर अपीयर हो तो वही फाइनल होगा, दोनों के अंदर अपीयर हो तो वो बेस्ट वाला आपके लिए लिया जाएगा। ये इसने मोटा मोटा लिखा हुआ है, पूरे के अंदर कुछ नहीं है। बाकी बढ़ते अपन आगे, और रिवोल्यूशन रीचेकिंग के बारे में बताया गया है, सब चीज़ें हैं। अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वो देखो इससे साफ साफ लिखा है यहाँ पर, जो लास्ट ईयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वही वाला क्राइटेरिया इस बार भी फॉलो हो रहा है। अगर आप NIT, ट्रिपल IIT, CFG और IIT वगैरह के अंदर सभी के अंदर एडमिशन लेने वाले, जो कि JEE के थ्रू ही एडमिशन होगा, यहाँ पर नाटा एग्जाम नहीं चलेगा, तो JEE के अंदर आपको जो देखो लिखा हुआ भी है, JEE मेन रैंक्स के साथ आपको क्या चाहिए, 75% मार्क्स इन क्लास 12 एग्जामिनेशन और इन टॉप 20 परसेंटाइल क्लास 12 एग्जामिनेशन। या तो आप क्लास 12 के अंदर टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर आओ, या फिर आपको क्या 75% क्राइटेरिया मिनिमम चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना ही चाहिए, याद रखना। इसने क्लियर कर दिया है आर्किटेक्चर के लिए। फॉर बीटेक अगर आप पेपर नंबर 1 दे रहे हो बीटेक, तो बीटेक के लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी है, वहाँ पर केमिस्ट्री का कोई रोल नहीं, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए। बाकी केमिस्ट्री हो चाहे बायो हो चाहे कोई भी दूसरा सब्जेक्ट हो चलेगा, फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए बीटेक के लिए। पर BR के लिए आपके पास जो है वो क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों कंपलसरी होना चाहिए, और साथ साथ के अंदर 75% मार्क्स होना जरूरी है क्लास 12 के अंदर। और एक और चीज लिखी है, कैंडिडेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पास इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट इन क्लास 12 एग्जामिनेशन। आप क्लास 12 के क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के हर एक सब्जेक्ट के अंदर पास होने भी जरूरी है, रिक्वायर्ड टू पास इन ई सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री में इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अंदर भी आपको पास होना जरूरी है, और ओवरऑल के अंदर आपको 75% से ऊपर चाहिए मार्क्स, राइट। 75% मिनिमम है, बट लेकिन यार ना कि और SC ST के लिए 65% ही है। 75% ओनली किसके लिए, EWS के लिए, ओपन के लिए और OBC NCL के लिए। बाकी SC ST के लिए क्या 65% है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं एडमिशन टू NIT IIT के अंदर आपको जो है इन सब स्कोर चलेगा, और आपको जो है फर्दर एलिजिबिलिटी के रिगार्ड डिटेल आपको CSEB की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, लिखी हुई है। बाकी नेक्स्ट आते हैं अपन लोग जब बात करते हैं नाटा के अंदर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा, तो ध्यान में लिखा हुआ भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइडेड बाय काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर फॉर BR एडमिशन अदर देन NIT IIT। मतलब ये बोल रहा है कि JEE के थ्रू जो एडमिशन होगा NIT IIT GFTI वगैरह, इन सब के अलावा बाकी जितने भी कॉलेज है वहाँ पर आपको काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चलेगा, अप्लाई होगा। और वो क्राइटेरिया क्या है, दोनों लिख रखा है, वो लिख रखा है ये कि आपको क्लास 12 के अंदर लिखा वो एटलीस्ट 50% आपको चाहिए होगा, क्लास 12 या फिर कोई भी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है 50% एटलीस्ट आपको चाहिए होगा, विद एग्रीगेट मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के अंदर आपको 50% चाहिए, या और साथ साथ के अंदर एटलीस्ट 50% इन एग्रीगेट। टोटल क्लास 12 के अंदर एग्रीगेट भी 50% चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का PCM का एग्रीगेट 50% होना चाहिए, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पे इंडिविजुअल 50% नहीं कह रहा हूँ, PCM का मिलाकर 50% प्लस क्लास 12 का मिलाकर 50% ये होना चाहिए, जो कि लास्ट ईयर और बिफोर लास्ट ईयर था, पर लेकिन लास्ट ईयर उसको लास्ट के अंदर रूल को चेंज कर दिया गया था, और लास्ट ईयर 45% कर दिया गया था, पर इस बार के लिए 50% अभी के लिए यहाँ पर बोला गया। अब इन केस अगर फ्यूचर में कुछ चेंज होता है तो आपको अपडेट मिल जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अगर आप क्लास 10+ से डिप्लोमा लो, तो डिप्लोमा के अंदर फिजिक्स मैथमेटिक्स कंपल्सरी सब्जेक्ट आपको होना चाहिए, तो सेम एग्रीगेट 50% आपको होना चाहिए। मैथमेटिक्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट 50% आपको होना चाहिए अगर आप डिप्लोमा वाले हो तो, ठीक है ना। मैथमेटिक्स कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बी प्लानिंग की अगर बात करें, बी प्लानिंग के अंदर सेम काम बोला गया। बी प्लानिंग के अंदर आपको 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड 50% एग्रीगेट। बी प्लानिंग के लिए आपको 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स वाला सब्जेक्ट की कंपल्सरी है, उसके लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं चाहिए, ओनली आप बी प्लानिंग के लिए मैथमेटिक्स वाला कंपल्सरी है, 50% साथ मैथमेटिक्स एंड 50% मार्क्स इन एग्रीगेट आप दे सकते हो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, है ये लिखा हुआ देखो कोर्स के लिए BTech के लिए आपको क्या लिखा है देखो, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स यहाँ पर कंपल्सरी है। बाकी आप केमिस्ट्री हो, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, टेक्निकल सब्जेक्ट हो, कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं। बाकी BR के लिए लिखा भी सेम आपको वही सेम लिखी ऊपर जो लिखी हुई थी, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना जरूरी है, 50% एग्रीगेट 50% चाहिए। बाकी बी प्लानिंग के लिए आपको ओनली मैथमेटिक्स चाहिए बस, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स, ठीक है ना। बाकी बढ़ते हैं अपन लोग आगे, बाकी अदर इंस्टीट्यूशन के लिए आपको वेबसाइट के ऊपर चीज़ें मिल जाएगी। बाकी हम आगे आते हैं, ये कुछ वेबसाइट वगैरह दे रखी है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट देखो लिखा भी, कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट JEE एडवांस है मैक्सिमम 2 टाइम्स। JEE एडवांस आपके पास दो अटेम्प्ट कर सकते हो, और JEE मेन आपके पास 3 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं, याद रखना हमेशा, ठीक है ना। बाकी हम बढ़ते हैं आगे, और नेशनल टेस्ट अभ्यास लिखा भी NT करके एक ऐप इनका नेशनल टेस्ट अभ्यास, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर भी मिलते हैं, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, वहाँ पर आओ तो आप वहाँ से क्या अच्छी खासी प्रैक्टिस करते हो NT ऐप से, नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप से, ठीक है ना। उसका लिंक भी उन्होंने दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, मिसलेनियस एग्जाम है, यहाँ पर जो चीज़ें दे रखी है, तो यहाँ पर इसी के साथ एनेक्चर आ गए जितने भी अलग अलग जो हमारे पास कोई कास्ट से हो, कोई आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर कोई भी जैसे मैंने ऊपर बोला था अंडरटेकिंग सेल्फ डिक्लेरेशन, तो वो सब सर्टिफिकेट यहाँ पर जो है यहाँ पर दे रखे हैं, सर्टिफिकेट फॉर्मेट दे रखे हैं सर्टिफिकेट, तो आप इन सबको डाउनलोड कर सकते हो। और मेडिकल सर्टिफिकेट कोई भी चाहिए तो हर एक यहाँ पर फॉर्मेट आपको नीचे मिल जाएगा, हर एक कास्ट का हर एक सर्टिफिकेट, हर एक जो भी चीज़ चाहिए आपको, जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट हो चाहे अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट, सबका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, यहाँ पे डाउनलोड करके आप प्रिंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आपको जो क्लैरिटी आ गई होगी। बाकी सिलेबस वाली वीडियो जरूर जाकर देख लेना, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है मैंने सिलेबस वाली वीडियो का, जाकर चेक कर लेना सिलेबस के अंदर क्या क्या अपडेट हुआ है, कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुआ है मैथमेटिक्स से। बाकी अपन डिटेल के अंदर आपको सिलेबस की मैं बोर्ड के ऊपर लिख के अच्छे समझाऊंगा,
ठीक है ना, कि सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो मैं अच्छे बोर्ड के अंदर लेकर समझाऊंगा कि एप्टीट्यूड के अंदर और ड्राइंग के अंदर और मैथमेटिक्स के अंदर लास्ट ईयर और बिफोर लास्ट ईयर पेपर को देखते हुए एक्चुअल सिलेबस कैसा होता है, इसके अंदर तो मोटा मोटा टॉपिक्स लिखेंगे, आप उनको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा मैं बोर्ड के ऊपर लिख, ठीक है ना। तो वो वीडियो आपको कब चाहिए सिलेबस वाली वीडियो, वो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बता देना। बाकी एक बार के लिए तो आप सिलेबस वाली देख लेना, जो मैंने पीडीएफ से समझाया, जो जेईई मेन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पीडीएफ आई है उससे समझाया है, ठीक है ना। तो वो एक बार देख लेना, उससे आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी बस ध्यान रखो, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।